नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी है। हरियाणा बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में चुनाव समिति की बैठक की है। दूसरी खबर अंबाला से, जहां किसान आंदोलन में शामिल किसानों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तीसरी बड़ी खबर यमुनानगर से, जहां पुलिस ने हत्या मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आगे पूरी खबर में बताएंगे कि यह हत्यारे कौन है। और चौथी बड़ी खबर फरीदाबाद से है, जहां खुले में कूड़ा जलाया जा रहा है, जिसके चलते आसपास के क्षेत्रों में धुएं का गुबार देखने को मिला। बड़ी खबर में शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से, जहां दिल्ली में हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई है। यह बैठक हरियाणा भवन में हुई, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश प्रभारी बिप्लब देब, प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी समेत दूसरे कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई गई है। साथ ही सूत्रों से यह भी खबर सामने आ रही है कि बीजेपी हरियाणा में सभी लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सकती है। बताया जा रहा है कि सभी मौजूदा 9 सांसदों का नाम पैनल में शामिल है, जबकि अंबाला से रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया का नाम तय किया गया है। ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चुनाव समिति की जो बैठक है, लोकसभा चुनाव पर जो है कड़ी जो है मंथन किया गया। हरियाणा बीजेपी की बैठक दिल्ली में आयोजित की गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर के ये रणनीति बनाते हुए आज इस बैठक में चर्चा की गई। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की यह बैठक हुई है। इस बैठक में सीएम मनोहर लाल, प्रदेश प्रभारी बिप्लब देब, प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी समेत तमाम बीजेपी हरियाणा के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। ये तस्वीरें सीधे आपको बैठक से दिखा रहे हैं। और साथ ही इस बड़ी खबर में अहम जानकारी ये कि सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि हरियाणा बीजेपी जो है सभी 10 लोकसभा सीटों पर जो है अकेले चुनाव लड़ेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ओपी शर्मा जुड़ गए हैं। ओपी जी, बहुत स्वागत है आपका बड़ी खबर के इस खास कार्यक्रम में। आपसे जानना चाहेंगे कि आज हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की जो बैठक है दिल्ली में आयोजित की गई है, क्या कुछ अहम जो है इस बैठक में खास रहा? देखिए, अगर हम आज की बैठक की बात करें तो करीबन 2 घंटे के आसपास जो हरियाणा चुनाव समिति की जो बैठक हुई है, उस बैठक में जो हर लोकसभा सीट है उससे 3 से 4 लोगों के नाम का एक पैनल तैयार किया गया। बैठक में चुनाव समिति के सभी सदस्य, सभी हरियाणा के वर्तमान 9 सांसद जो वो शामिल हुए हैं और हर सीट के ऊपर 3 से 4 लोगों का एक पैनल बनाकर जो है वो केंद्रीय समिति को भेज दिया गया। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अमित शाह, जितने भी केंद्रीय चुनाव आयोग कमेटी, केंद्रीय कमेटी है, उसमें इन रिपोर्ट को रखा जाएगा। और उम्मीद की जा रही है कि कल तक हरियाणा की शायद 3 से 4 लोकसभा सीटों के नाम जो है उसके बाद अनाउंसमेंट कर सकते हैं। फिलहाल जो है इंतजार करना होगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा ने बैठक के बाद कहा है कि हर सीट के ऊपर से हमने एक संभावित लोगों को 3 से 4 लोगों का एक पैनल जो है तैयार किया है। उसके बाद जो है वो केंद्रीय समिति को भेज दिया जाएगा। वहां पर जो है इनको जांचा और परखा जाएगा। उसके बाद जो भी अगला कदम होगा वो केंद्रीय जांच समिति करेगी। जी दिव्या। जी बिल्कुल ओपी, आपने जानकारी दी कि इस बैठक में जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के चर्चा की गई है। साथ ही पैनल के नाम पर भी चर्चा की गई है। 2 से 3 नाम जो है आप बता दें कि हर सीट पर तय हुआ है। केंद्रीय चुनाव समिति जो है उस पर फैसला लेगी। ऐसे में ये इस पूरी बैठक को लेकर के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बीजेपी जो है अकेले 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इस मामले को लेकर देखिए जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं बीजेपी ने जिस तरीके से आज 10 लोकसभा सीटों के ऊपर अपना अंतिम पैनल जो एक तरह से फाइनल कर दिया, उससे तो यही लग रहा है कि हरियाणा में शायद भारतीय जनता पार्टी अगला लोकसभा चुनाव जो अकेला लड़ेगी। लेकिन अभी शायद हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अभी वक्त जो है वो बचा हुआ है, क्या पता, क्योंकि जिस तरीके से हालात अब हरियाणा में बने हैं, पंजाब के अंदर और हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक समझौता हुआ है, तो उससे एक हल्की सी राजनीतिक बयार जो है कहीं ना कहीं माहौल जो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी
एक सीट दी है। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी भी जो है जेजेपी को एक सीट दे सकती है या गठबंधन नहीं होगा, इस पे थोड़ा सा हमें जो है वो अभी भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए, इंतजार करना चाहिए। लेकिन एक बात क्या है कि इस बार हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के ऊपर 3 से 4 प्रत्याशियों के जो है चेहरे कहीं ना कहीं बदल सकते हैं। अंबाला से जो वर्तमान में सांसद रतनलाल कटारिया, जिनकी मौत हो चुकी तो उनकी वाइफ को जो है टिकट देने की जो कहीं ना कहीं बात चले, संपत्ति के आधार पर उनको जीत की जो कहीं ना कहीं चर्चाएं चल रही। वहीं अगर रोहतक की बात करें तो रोहतक से वर्तमान सांसद अरविंद शर्मा है, उनके मुकाबले जो बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, उनका नाम चल रहा है। वहीं कुछ एक सीटें और हैं। अगर हम करनाल लोकसभा सीट से बात करें तो वर्तमान जो सांसद संजय भाटिया है, उनके स्थान पर पानीपत शहर के जो विधायक हैं, मौजूदा विधायक प्रमोद विज, उनका नाम भी जो है वो सामने आ रहा है। वहीं अगर हम सिरसा से बात करें तो सिरसा से भी जो है हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले अशोक तंवर और वर्तमान सांसद सुनीता दुग्गल, इन दोनों के बीच में मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी हरियाणा में 4 से 5 जो चेहरे हैं वो नए उतार सकते हैं। लेकिन गठबंधन किसके साथ होता है या नहीं होता है, जी आपके पास दोबारा जो है इस बैठक को लेकर के चर्चा करने के लिए आएंगे। हमारे साथ सुनीता दुग्गल जी जुड़ गए हैं, सिरसा से सांसद हैं और आज बैठक में भी जो है सुनीता दुग्गल जी मौजूद थी। सुनीता दुग्गल जी, बहुत स्वागत है आपका इस बड़ी खबर के खास प्रोग्राम में। आपसे जानना चाहेंगे कि आज चुनाव समिति को लेकर के बीजेपी की जो अहम बैठक रही है, क्या कुछ रणनीति जो है बीजेपी के द्वारा इसमें तय की गई है, बनाई गई है? देखिए, हमारे संगठन की जो एक परंपरा है उसके अंतर्गत जो है चुनाव समिति है, तो स्वाभाविक सी बात है कि चुनाव को लेकर उस पर चर्चा हुई और जो है किस तरह से 10 की 10 लोकसभा की जो सीटें हैं वहां पर जो है किस तरह से जो है वो दमदार जो है हमारे कैंडिडेट आए और ताकि हमारे 10 की 10 जो है कमल फिर से खेल सकें, जो है उसी को लेकर जो है बैठक हुई और जो है सबने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। जी सुनीता दुग्गल जी, आपका नाम भी जो है इस पैनल में शामिल बताया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारा ज्यूरिडिक्शन भी नहीं है, हमारा काम भी नहीं है। हमारा काम है ग्राउंड पे धरातल पर मेहनत करना, एक कार्यकर्ता की तरह, एक सच्चे सिपाही की तरह, अनुशासित सिपाही की तरह मेहनत करना। वो हम लगातार कर रहे हैं। आज भी जो है हमने जो हमारे एमपी लेड से और डी प्लान से कम भी 265 के करीब परियोजनाएं जो हैं, उनका जितना जो हमारे फतेहाबाद जिला के अंदर जितना भी जो काम हमने सांसद निधि से किया है, उन परियोजनाओं का हमने 12 करोड़ 65 लाख रुपए जिस पर लगे उनका उद्घाटन किया, उनका शिलान्यास किया। तो हम अपना काम जो है वो धरातल पर कर रहे हैं। बाकी निर्णय जो है वो हमारा सब शीर्ष नेतृत्व जो है उनका ज्यूरिडिक्शन है, उनका प्रेरोगेटिव है। जी बिल्कुल सुनीता जी, आपने कहा कि 10 जो है सीटों पर पैनल जो है चर्चा कर रहा है, नाम जो है वो हो रहा है। उस पर ये पूछना चाहेंगे कि बीजेपी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बीजेपी जो है 10 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है, तो जेजेपी के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी, अकेले ही मैदान में उतरेगी? देखिए, इसके बारे में भी जो है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय प्रभारी जी और संगठन मंत्री जी, वो जो है इसके बारे में मुझे लगता है कि आपको ज्यादा जो है अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि क्या निर्णय जो है वो पार्टी लेगी और चुनाव जो है वो संगठन गठबंधन के साथ लड़ना है या कैसे लड़ना है, इसके बारे में मुझे लगता है कि वही लोग आप लोगों को ज्यादा विस्तार से बता सकते हैं। जी बिल्कुल सुनीता जी, अगर आने वाले समय में जो है अगर देखा जाए कि पार्टी के हाईकमान जो है ये ऐलान कर दें कि आगामी जो है लोकसभा चुनाव है उसमें 10 सीटों पर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ती है, तो इसका विधानसभा चुनाव पर क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? क्या विधानसभा चुनाव भी आप अकेले लड़ेंगे? देखिए, फिलहाल जो है लोकसभा चुनाव हमारे सामने है, कभी भी जो है आचार संहिता लागू हो सकती है। तो जो चुनाव सामने है उनको मद्देनजर रखते हुए जो भी निर्णय सरकार लेगी, जो भी निर्णय हमारा संगठन लेगा, वो हमें सर्वोपरि है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता दुग्गल जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ओपी जी, आपसे फिर से आपसे जानना चाहेंगे कि पैनल को लेकर के आप चर्चा कर रहे थे, बता रहे थे, तो इस पर चर्चा की गई थी कि 10 सीटों पर जो है बीजेपी अकेले चुनाव लड़ सकती है। सुनीता दुग्गल जी ने भी अभी इसी को लेकर के जानकारी दी है कि अभी तक तय नहीं हुआ है कि क्या जो है देखने को मिल सकता है धरातल पर, लेकिन जेजेपी की तरफ से क्या कुछ अब तक जानकारी निकल करके सामने आ रही है? जेजेपी जो है क्या कुछ कह रही है, क्या वो गठबंधन में चुनाव लड़ेगी या अकेले चुनाव लड़ेगी?
देखिए दिव्या, अगर हम जननायक जनता पार्टी की बात करें तो वो गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ने में तैयार है। उम्मीद है कि वो 1 से 2 सीटों के ऊपर मानने को भी तैयार है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी उनको गठबंधन का सहयोगी बनाएगी या नहीं बनाएगी, अहम बात चलते हैं। और आज जो बैठक हुई है वो चुनाव के एक हरियाणा की 10 के 10 लोकसभा सीटों के ऊपर पैनल बनाकर जो है तैयार करना था। और इसमें जो स्टेट का जितने भी पदाधिकारी थे उन सभी की तरफ से वो लिस्ट बनाई गई है। जो जो संभावित प्रत्याशी थे उन सभी के नाम मांगे गए, उनकी पर चर्चा हुई, उनकी स्क्रूटनी की गई और बाद में उनके जो कहीं न किसी एजेंसी के जरिए उनके जो है गुप्त जो है वो सर्वे भी करवाए गए। उस सर्वे में जिसकी जो पोजीशन निकल कर सामने है उसके आधार पर ही जो है आज एक लोकसभा सीट के आधार पर 3 से 4 लोगों का पैनल बनाकर जो है रख दिया गया। लेकिन अगर गठबंधन होगा या नहीं होगा इसके ऊपर जो है वो वर्तमान जो कमेटी की बैठक आज हुई है ये जो है वो फैसला नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो अपने स्टेट के चुनाव प्रबंधन को ही ये कमेटी देखने वाली है। तो ये गठबंधन जो है वो एनडीए स्तर पे जो गठबंधन होगा वो केंद्र का मसला है और हमें थोड़ा सा जो है वो इंतजार अभी करना पड़ेगा। जहां तक बात जेजेपी की प्रतिक्रिया की, जेजेपी की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन हाँ, हर बार जब भी जेजेपी के बड़े नेता उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, उनके पिता अजय सिंह चौटाला या पार्टी के जितने भी बड़े नेता उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि अभी हम एनडीए के पास है, आगे जो होगा उसमें जो है बाद में पता लगेगा। तो कह सकते हैं कि अभी हमें थोड़ा सा जो है वो इंतजार जो है वो करना पड़ेगा कि गठबंधन होता है या नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी भले ही हरियाणा के अंदर गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, लेकिन ओपी जी देखा जाए तो विधानसभा चुनाव भी जो है सर पर है। बिल्कुल, विधानसभा चुनाव भी सर पर है, तो ऐसे में ये लोकसभा चुनाव और भी ज्यादा अहम हो जाता है। और ऐसे में ये सवाल और भी ज्यादा अहम हो जाता है कि गठबंधन से बीजेपी जो है चुनाव लड़ेगी या वो अकेले चुनाव लड़ेगी। अगर वो अकेले चुनाव लड़ती है तो इसका असर जो है विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है। देखिए, अभी क्या होता है क्या नहीं होता वो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी भले ही सरकार में है, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों ही अलग अलग जो है अपनी तैयारियां कर रही है। अगर हम जेजेपी के बारे में बताएं तो जेजेपी के लोकसभा स्तर पर जो है रैलियों का आयोजन जो हो चुका है और अब हल्का स्तर के ऊपर एक बार पार्टी के कार्यक्रम अगले 2 से 4 दिन के अंदर बड़े स्तर पर कुछ लॉन्च होने वाले हैं। सभी नेताओं की, कार्यकर्ताओं की जो है वो ड्यूटियां लगाई जा रही है। फिलहाल एक प्रोग्राम जो है वो कहीं ना कहीं तैयार किया गया है। अगर गठबंधन होता है तो जेजेपी के लिए अच्छा होगा और भाजपा के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन फिलहाल दोनों की तैयारियां अलग अलग हैं और उम्मीद करते हैं कि शायद अगले वीक के आखिरी तक सब कुछ जो है वो साफ हो जाएगा। अगर हम माने कि अगले 48 घंटे के अंदर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 4 से 5 लोकसभा सीटों के ऊपर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देती है तो शायद जो गठबंधन की जो कयास थे वो एक तरह से जीरो होते हुए दिखाई देंगे। और उसके बाद मुझे लगता है कि जेजेपी जो है वो भी शायद अपनी सीटों की जो है वो अनाउंसमेंट करने के ऊपर जो है कहीं ना कहीं फोकस करेगी। जी बिल्कुल, बहुत जल्द जो है केंद्रीय चुनाव समिति इस पर फैसला ले सकती है। जो है इस पर सीटों पर जो है नामों का अनाउंसमेंट बहुत जल्दी हो सकता है। ओबीसी विधानसभा ये जो चुनाव समिति की जो बैठक हुई है हरियाणा बीजेपी की, तो क्या कुछ इस बैठक में खास रणनीति बनाई गई चुनाव को लेकर के? और साथ ही पूछना चाहेंगे कि हर चुनाव से पहले जो है पार्टी का मैनिफेस्टो बहुत खास हो जाता है और वहीं बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है नायब सिंह सैनी, वो अब मैनिफेस्टो को लेकर के सीधे लोगों से जुड़ रहे हैं, उनके सुझाव भी आमंत्रित कर रहे हैं। देखिए दिव्या, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें या किसी भी राजनीतिक दल की बात करें, उसके अंदर कुछ अहम कमेटियां होती है जो चुनाव के वक्त जो है कहने की बना दी जाती है। वही कमेटियां बीजेपी या बाकी कांग्रेस या सभी दलों में बनी हुई है। सभी कमेटियों की प्रचार, सभी राजनीतिक दलों की प्रचार कमेटी, चयन कमेटी और मैनेजमेंट कमेटी, मैनिफेस्टो कमेटी या जो भी जिनकी जरूरत के हिसाब से वो कमेटियां बनी होती है। भारतीय जनता पार्टी की पहले से ही जो है वो मैनिफेस्टो कमेटी बनी हुई है और उनका काम जो है वो समानांतर चलता रहता है। जिस तरीके से चुनाव प्रचार प्रबंधन है वो भी कर ले, सारे काम अपने अपने चलते हैं। आज हरियाणा में जो चुनाव मतलब प्रत्याशियों के चयन को लेकर जो राजनीतिक जो बैठक हुई वो हुई है। बाकी अगर हम मैनिफेस्टो की बात करें या प्रचार की बात करें तो वो रणनीतियों के लिए जो कमेटियों के अलग अलग जो चेयरमैन है वो अपनी कार्रवाई जो है पैरेलल चला रहे हैं। जी बिल्कुल, और चुनाव समिति की बैठक में बहुत जो है चीजें निकल करके सामने आ रही है, लेकिन ये जानना चाहेंगे कि
वर्तमान में हरियाणा बीजेपी सरकार किन मुद्दों को लेकर के जो है लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, और साथ ही क्योंकि विधानसभा चुनाव भी सर पर है और साथ ही किसान आंदोलन भी चल रहा है, तो कैसे वो अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है? अगर किसान आंदोलन से मैं शुरुआत करूं तो हरियाणा में किसानों के हिसाब से बहुत ज्यादा योजनाएं चलाई जा रही है। आज हरियाणा में करीब 14 फसलें एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य या फिर भावांतर भरपाई योजना के तहत खरीदी जा रही है, जबकि पंजाब की बात करें तो 2 फसलें ही एमएसपी खरीदी जा रही है, और ये भी वो फसलें हैं जिनका एमएसपी केंद्र निर्धारित करता है, जिनका पैसा केंद्र देता है। तो ऐसे में हरियाणा सरकार के पास किसानों को बताने के लिए बहुत कुछ है। अगर हम पिछली हुड्डा सरकार की बात करें तो सरकार ने जो है करीबन कहते हैं कि 1100 से 1200 करोड़ रुपए के आसपास मुआवजा किसानों को दिया गया था। वर्तमान सरकार किसानों को 11,000 जो है 11 कई गुना 5 गुना या 6 गुना 55 से 5,000 करोड़ के आसपास जो मुआवजे के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट करने का जो है दावा करती है। इसके अलावा किसान सम्मान निधि जो सेंटर देता है उसके तहत हरियाणा सरकार भी देती है, और किसानों को विविधीकरण के लिए भी प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बहुत सारी जो है योजनाएं चलाई हुई है। अगर हम पराली प्रबंधन की बात करते हैं उसके अंदर हरियाणा सरकार की जो बहुत धन्यवाद ओपी जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आपने जानकारी दी कि दिल्ली में जो है हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की एक अहम बैठक की गई है, और इसमें जो है सीटों के बंटवारे को लेकर के जो है नाम पर चर्चा की जा रही है, पैनल का गठन किया जा रहा है, साथ ही इस पर जो है केंद्रीय चुनाव समिति जो इस पर निर्णय लेगी। दूसरी बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं, जहां पर किसान आंदोलन पार्ट 2 में हिस्सा लेने वाले युवा किसानों के लिए हरियाणा सरकार बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाली है। शंभू बॉर्डर पर जो किसान दिल्ली कूच को लेकर के जोश में पुलिस द्वारा रखे गए बैरिकेड्स को तोड़ते या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आएंगे, ऐसे किसानों के लिए अंबाला पुलिस अब सख्त कदम उठाने जा रही है। आपको बता दें कि ऐसे युवा किसानों को पुलिस के द्वारा चिन्हित करके उनके पासपोर्ट और वीजा रद्द करने की तैयारी की जा रही है। अंबाला पुलिस ने के जो डीएसपी हैं जोगिंदर शर्मा, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों की तस्वीरों को वो पासपोर्ट ऑफिस के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और भारतीय एम्बेसी में भेजेंगे, ताकि पहचाने गए इन युवकों के पासपोर्ट और वीजा रद्द किए जा सके। देखो, आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि पंजाब से हरियाणा की तरफ आने वाले किसान आंदोलन में जो भी उपद्रवी हैं, जो भी इस आंदोलन में हरियाणा की तरफ बढ़कर बैरिकेड तोड़ना या और किसी तरीके का उपद्रव मचाना, ऐसे लोगों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया हमारे सीसीटीवी कैमरों से और हमारे ड्रोन के कैमरों से, और जो हमने वीडियो बनाई है उससे भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके उन लोगों के खिलाफ हम लोग हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पासपोर्ट ऑफिस और एम्बेसी में हम लोग उनके वीजा और पासपोर्ट जो है उनको रद्द करने के लिए हमने अभी हम जो आदेश है वो हम पारित करने वाले हैं। सर, तो और क्या कुछ कार्रवाई जो है इसमें की जा रही है, किस तरीके से आइडेंटिफाइड कर रहे हैं, कुछ फोटोग्राफ जारी भी की थी? बिल्कुल, हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी फोटोग्राफ्स हम लोगों ने ली हैं जिसमें जो ये लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से उपद्रव मचा रहे हैं, उन लोगों के हम फोटोज और उनका पूरा एड्रेस नाम वगैरह हम लोग पता करके पासपोर्ट ऑफिस और एम्बेसी में उनके खिलाफ उनका वीजा हो या पासपोर्ट हो उसको रद्द करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर, जहां पर हरियाणा के यमुनानगर में हितेश राणा की हत्या करके उसके शव को उसकी पत्नी और बेटे ने ही जलाया था। ये खुलासा पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के बाद किया। आरोपियों ने बताया कि हितेश राणा शराब पीने के बाद बच्चों और पत्नी के साथ मारपीट करता था, इसलिए उन दोनों ने मिलकर के हितेश राणा की हत्या करके उसके शव को जला दिया था। पुलिस मामले में आरोपियों से पूछताछ कर रही है। वहीं थाना प्रबंधक जगाधरी नरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि द्वारकापुरी कॉलोनी निवासी 40 वर्षीय हितेश राणा की हत्या उनके ही बेटे भानुज और उनकी पत्नी पिंकी ने की। दोनों ने उनका जो है गला दबाकर की हत्या की है, और बता दें कि शव की पहचान छिपाने के लिए दादोपुर नलवी नहर के पास में शव को ले जाकर के जला भी दिया था। वहीं शहर जगाधरी थाना पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया है। फिलहाल पुलिस जो है आगे की कार्रवाई कर रही है और उन दोनों से लगातार पूछताछ भी कर रही है। प्राइमा फेसिया को देखते हुए 302 का मुकदमा दर्ज किया था मर्डर केस का, तो उसमें अभी से तफ्तीश हमारी जारी है। हमने बॉडी का पोस्टमार्टम कराया, इसमें स्पेशलिस्ट की राय से उनका पोस्टमार्टम हुआ क्योंकि बॉडी जली हुई थी, जली बॉडी थी। तो तभी से हम लोग हमारी जो टीमें हैं, हम लोग और CI2 की टीमें लगातार इस केस में लगी हुई थी।
तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान आए सबूतों के आधार पर आज हमने मृतक की पत्नी पिंकी और उनके बेटे भानुज राणा को गिरफ्तार किया है। हमारे इन्वेस्टिगेशन के दौरान भानुज का जो फादर था मृतक हितेश राणा, वो शराब पीने का आदी था। शराब पीने की वजह से घर में गाली गलौज होती थी और ये झगड़ा इतना बढ़ गया था इनका कि काफी झगड़ा होने के बाद जैसे हमने पड़ोसियों से पता किया, झगड़ा बहुत ज्यादा होता था इनका शराब को लेकर। तो एक्यूज जो आज पकड़ा गया उसका बेटा भानुज राणा, उसने और बढ़ते हैं अगली चौथी बड़ी खबर की तरफ, जहां फरीदाबाद में कूड़े के ढेर में आग लगने की वजह से चारों तरफ धुआं फैल गया। बता दें कि फरीदाबाद में सरेआम कूड़ा जलाया जा रहा है। आग लगने की सूचना डायल 112 को दी गई। यह पूरा मामला फरीदाबाद बाईपास रोड सेक्टर 8 के पास का बताया जा रहा है। फरीदाबाद से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कूड़े के ढेर में आग लग गई है। चारों तरफ धुएं का गुबार बताया जा रहा है, उड़ता हुआ दिख रहा है। सरेआम जो है वो कूड़ा जलाया जा रहा है। और फरीदाबाद से तस्वीरें जहां पर कूड़े के ढेर में आग लग गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मोनू पांचाल जुड़ गए हैं। मोनू पांचाल जी, बहुत स्वागत है आपका। कूड़े के ढेर में ये आग लग गई है, किन कारणों से ये आग लगी है, क्या कुछ जो है अपडेट आपको मिल रही है? देखिए दिव्या, मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद एक इंडस्ट्रीज हब है और यहाँ पर इक्वाई लेवल की बात की जाए तो इक्वाई लेवल जो है वो लगातार यहाँ पर जो है जो काफी स्तर में जो है बढ़ा रहता है। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो पॉल्यूशन है वो लगातार फरीदाबाद में भी बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से खुलेआम जो है बाईपास रोड पर जिस तरीके से कूड़े में आग लगा दिया, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो धुएं का गुब्बार है वो आसमान में जो है वो पूरी तरीके से काला ही काला नजर आ रहा है, क्योंकि इक्वाई लेवल लगातार जो है फरीदाबाद में बढ़ा रहता है। और उसके बाद ही इस तरीके से जो खुले आम जो है लोग यहाँ पर कूड़ा फेंकते हैं और कूड़ा फेंकने के बाद कुछ अनजान लोग इस कूड़े में जो है आग लगा देते हैं। और जिस तरीके से जो फरीदाबाद की वायु है वो पूरी तरीके से दूषित हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर यहाँ पर खड़ा हुआ होता है कि एक तरफ तो जो है सरकार इक्वाई लेवल की घटाने की बात करती है, तो वहीं एक तरफ जो है लापरवाही जिस तरीके से ग्रीन बेल्ट पर जो है कूड़े को फेंक करके आग लगा देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरफ सरकार प्रयास करिए तो एक तरफ जो है दूसरी तरफ सरकार की ढिलाई रवैया वो यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। इक्वाई लेवल की बात की जाए तो इक्वाई लेवल जो है फरीदाबाद में, क्योंकि इंडस्ट्रीज हब है और तमाम जो कंपनियां हैं यहाँ पर तस्वीरों में हम लोग देख सकते हैं कि ये आग जो है बहुत ही विकराल जो है दिखाई दे रही है। इसको नियंत्रण में लाने के लिए क्या कुछ जो प्रशासन ने किया, निगम की क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्या आग पर अभी काबू पा लिया गया है? देखिए दिव्या, जिस समय यहाँ पर आग लग रही थी, क्योंकि लोग यहाँ से गुजर रहे थे और आग को भयानक आग रूप जो है वो लगातार जो है बढ़ता जा रहा, तो कहीं ना कहीं राहगीरों ने जो है 112 नंबर डायल करके जो है वहाँ पर पुलिस को बुलाया और उसके बाद जो है यहाँ पर दमकल की गाड़ियां आई और कहीं ना कहीं लोग जो है अपनी अपनी गाड़ियों में से जो है पानी निकाल करके इस आग पर जो है डालने का काम कर रहे थे, क्योंकि आग को संतुलन करने की बात कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए तो जब दमकल की गाड़ी यहाँ पर पहुंची तब आग पर काबू पाया गया और कहीं ना कहीं आग को बुझा करके सामान्य यहाँ पर किया गया। लेकिन जिस तरीके से खुले में जिस तरीके से आग लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं फरीदाबाद का जो पाई लेवल है, जो वायु है वो दूषित जरूर हो जाती है। जी भैया। जी मोनू जी, किसने जो है आग लगाई है, क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है, क्या कूड़े के निस्तारण के लिए जो है ये आग लगा दी गई है? दिव्या देखिए, जो है जो सेक्टर 8 है यहाँ पर एक मार्केट हब है। यहाँ पर लोग जो है दुकान लगाते हैं और यहाँ पर जो दुकान का जो कूड़ा है वो यहाँ पर जो है फेंक के चले जाते हैं। यहाँ पर नगर निगम की जो है बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखी जा सकती है। जिस तरीके से गांव से जो है कॉलोनियों से सेक्टरों से कूड़ा इकट्ठा करके वो जो है यहाँ पर टंग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरफ प्रशासन की बड़ी लापरवाही, क्योंकि सरकार कहती है कि जितने भी ग्रीन बेल्ट है उनको ग्रीन करा जाए, ऊपर जो है पेड़ पौधे लगाए जाए, साफ सफाई करी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही और कहीं ना कहीं नगर निगम के जो कर्मचारी यहाँ पर कूड़ा फेंकते हैं उनकी सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखी जा सकती है। कूड़े के ढेर में आग लगा दी गई है। नगर निगम की जो है वो बेरुखी जो है, अनदेखी जो है वो सामने आ रही है। आग किसने लगाई है इसके कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। बहुत शुक्रिया मोनू जी तमाम जानकारी के लिए आपका। बड़ी खबर का एक खास बुलेटिन देख रहे थे आप। फिलहाल इसमें इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।